Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to World Student Scope. Today I am going to discuss with you the another topic of chapter Principles of Inheritance and Variations, chapter 5, class 12th biology. Let us start. So first is what are Mendelian disorders. मैंने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए था मेंडल के जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जो कि मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, उसके बारे में मैंने बात की थी। थोड़ा इसको और देखेंगे हम। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दे मे बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये दो क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। जो किसको मेंडेलियन डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। मेंडल ने जो भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे उसको ये फॉलो करते हैं। सेकेंड आर द chromosomal disorders. So broadly genetic disorders are classified into two types. First is the Mendelian disorder, second is the chromosomal disorder. Now Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in the single gene. So what I want to say, Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in a single gene. तो जो मैं ये बात कर रही हूँ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, ये कैसे होते हैं? दे आर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाता है, सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाता है, चेंज आ जाता है ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। तो क्या होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. These disorders are transmitted to the offspring. These disorders are transmitted to the offspring on the same line. कौन से? बिल्कुल ये जो disorders हैं, Mendelian disorders हैं, ये offspring में ट्रांसमिट होते हैं सेम लाइन पे। कौन से? That we have studied in the principle of inheritance. मैंने जो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था, तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, उसी सेम लाइन में ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, राइट। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि जो मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, जो मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो आपका पैटर्न है, मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है they can be easily analyzed by the pedigree analysis. मैंने pedigree analysis भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हो। यू कैन एनालाइज दीज मेंडल लॉज बाय द पेडिग्री एनालिसिस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उनको आप कैसे ट्रेस कर सकते हो फैमिली में, कि हाउ यू कैन ट्रेस कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के ट्रांसमिट इनहेरिटेंस हो रही है। How you can trace the Mendelian disorders? By the pedigree analysis, right? Most common and prevalent Mendelian disorders are, अब जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि most common and prevalent Mendelian disorders कौन से हैं? नंबर 1 हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलक्यूटिनेरिया, थैलेसीमिया।
ये जो 6 डिसऑर्डर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलक्यूटिनुरिया एंड थैलेसीमिया, ये अब मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से ये स्टेटमेंट्स ली हैं, तो हम इनको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच दीज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, दे मे बी डोमिनेंट, दे मे बी रिसेसिव। अब डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, मैं ये सब कुछ अपने लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इसमें आपको क्या कहा कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, सबसे पहले हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे हीमोफीलिया। मैंने लास्ट लेक्चर में इन सभी डिजीजेस का जर्नल डिस्क्रिप्शन दे दिया है। नाउ टुडे वी विल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कहती है, हम ये डिस्कस करेंगे आज। सो बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड whether the trait in question is dominant or recessive। तो मैंने आपको कहा कि ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, they can be traced, these disorders can be traced। कैसे? in the family by pedigree analysis। आपकी अगर फैमिली में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, अब उसकी ट्रेसिंग कैसे होगी, how you will identify or recognize, that can be traced by the एनालिसिस ऑफ बाय द पेडिग्री एनालिसिस। उसका पेडिग्री एनालिसिस होता है, ठीक है। तो पर पेडिग्री एनालिसिस से हमें क्या पता लग जाता है, पेडिग्री एनालिसिस से हमें ये पता लग जाता है द ट्रेट, ये जो ट्रेट है इन क्वेश्चन, जो ट्रेट है इन क्वेश्चन, दैट इज डोमिनेंट और वेदर इट इज रिसेसिव। सिमिलरली द ट्रेट में आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, आपने इनको सेम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। सिम्टम्स होंगे, जो ट्रेट इन क्वेश्चन है रिसेसिव है क्या डोमिनेंट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरली द ट्रेट में आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। जो ट्रेट इन क्वेश्चन है, जिस ट्रेट की आप बात कर रहे हैं, जो ट्रेट इन क्वेश्चन है, दैट में आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम। जिस ट्रेट की आप बात कर रहे हैं, जिस जो क्वेश्चन में आपने कहा कि ये इनहेरिटेंस पैटर्न में ये ट्रेट का जो है इनहेरिटेंस हुआ है, वो क्या है, ट्रेट इन क्वेश्चन। तो जो ट्रेट इन क्वेश्चन है, इट में आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि सिमिलरली जो ट्रेट, द ट्रेट विच इज इन क्वेश्चन, जो ट्रेट क्वेश्चन में है, दैट मे आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम इन द केस ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के केस में जो ट्रेट क्वेश्चन में है, दैट मे आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम। ये ट्रेट जो है सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड हो सकता है। It is evident that this X-linked recessive trait, देखिए अभी मैंने आपको कहा कि जो ट्रेट है क्वेश्चन में, that may also be linked to the sex chromosome। तो ये जो X-linked recessive trait है, ये जो X-linked recessive trait है, that show transmission from carrier female to male progeny। ये जो X-linked recessive trait है, that show transmission from carrier female to male progeny। वो क्या शो करता है कि ट्रांसमिशन कैसे हुआ, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। मैंने कहा कि ये जो ट्रेट है, ये आपका एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, ठीक है। ये जो ट्रेट इन क्वेश्चन है, ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैंने इसे कह दिया, अगर वो ट्रेट रिसेसिव है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर वो ट्रेट रिसेसिव है, तो ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है ट्रांसमिशन फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। क्लियर? सो ए रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस, देखिए एक मैंने पेडिग्री एनालिसिस ये आपका एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि पेडिग्री एनालिसिस जो है क्या बताता है हमें कि हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स की एनालिसिस होती है
जो ट्रेट्स क्वेश्चन में होते हैं उनकी इनहेरिटेंस के बारे में पता लगता है। तो पहले डिस्कस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगेन सेइंग कि इसके साथ आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लेना। इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो मुझे ये पता है अब कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है एक्स क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व्ड, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम हम सेक्स क्रोमोसोम लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। तो ये क्या है, सी ये ग्रीनरी जो है ना, सेक्स लिंक्ड, ये जो ग्रीनरी है, जो कलर ब्लाइंड पर्सन है उसको नहीं दिखाई देगी, उसको ऐसा ब्लैक नजर आएगा, बिकॉज कलर ब्लाइंड पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। तो कलर ब्लाइंड पर्सन को ग्रीनरी जो है, ग्रीन पार्ट जो है वो ब्लैक नजर आता है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अब वो क्यों डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, बिकॉज पहले ये कौन सा डिसऑर्डर है, दिस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्यों नहीं नजर आता उसको ग्रीन कलर, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आईज। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जो रेड एंड कोन सेल्स होते हैं, रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ठीक है। तो जो कोन सेल्स हैं आई के, उनमें डिफेक्ट हो जाता है आइदर रेड और ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर का कोन साइज जो है हमारे सेल्स जो है हमारे आईज के, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो जो कलर ब्लाइंड पर्सन है, ही इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट और द डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। देखिए मैं बार बार एक ही बात कर रही हूं कि ये क्या है, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन्स। म्यूटेशन आ जाता है, चेंज आ जाता है, ऑल्ट्रेशन हो जाती है जीन में प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम्स। जो जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उसमें म्यूटेशन आ जाती है, सडन चेंज हो जाता है। और तो क्या हो जाता है, जब ये सडन चेंज म्यूटेशंस आ जाती हैं तो उससे क्या, कौन सा डिजीज कॉज होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है जी। So, it occurs in about 8% of males and only about 0.4% of females. किस में होता है, 8% ऑफ मेल्स में ये डिजीज देखी गई है, कलर ब्लाइंडनेस जो है 8% किस में देखी गई है, मेल्स में देखी गई है, और 0.4% ये फीमेल्स में डिटेक्ट हुई है। ये फिगर थोड़ा याद रखनी है, ये एक स्टेटमेंट बनेगी फिर। This is because the genes that lead to red-green color blindness are on the X chromosome. तो मैंने क्या कहा कि ये 8% देखी जाती है मेल्स में एंड 0.4% है फीमेल्स में। तो क्या कहना चाह रही हूं मैं, genes that lead to the red-green color, genes जो रिस्पॉन्सिबल है for the red-green color blindness are on the X chromosomes. तो जो genes रिस्पॉन्सिबल है रेड ग्रीन कलर के लिए, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2। ये हम जानते हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, कि जो मेल्स होते हैं उनके पास 1 एक्स होता है, मेल्स के पास 1 एक्स और 1 वाई होता है, फीमेल्स के पास दोनों एक्स होते हैं, राइट। द सन ऑफ ए वुमेन, इस पे जरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि द सन ऑफ ए वुमेन हु कैरीज द जीन हैज ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लड। सन ऑफ ए वुमेन, जो सन है उसके पास कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स वाई। सन ऑफ ए वुमेन हु कैरीज दिस जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, उसके कितने चांसेस होंगे, अगर वुमेन जो है कलर ब्लाइंड है तो उसके सन के कितने चांसेस होंगे, 50%। क्यों, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है, और मेल में सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम होता है।
द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। तो ये जो मदर है वो खुद ब्लाइंड नहीं होती क्योंकि जीन जो है रिसेसिव है। हमने कैरियर वुमेन की जब बात की थी। दिस मीन्स दैट इट्स अफेक्ट इज सुप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, कि ये जो अफेक्ट है ये सुप्रेस के हो जाता है बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन के साथ। मदर में डोमिनेंट नॉर्मल जीन है और उसमें ये जो करेक्टर है ये सुप्रेस हो जाता है। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, डॉटर है अगर वो नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होगी अनलेस, जब तक कि उसकी मदर कैरियर नहीं है और फादर कलर ब्लाइंड नहीं है। क्या कहना चाहती हूं मैं, फीमेल की मेल के साथ मीटिंग हुई, अब इसकी सपोज करो गर्ल चाइल्ड है इनका, ठीक है, गर्ल चाइल्ड है, ये तब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी, गर्ल जो है तब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी जब तक फीमेल कैरियर नहीं है और मेल कलर ब्लाइंड नहीं है। मेल कलर ब्लाइंड होगा, फीमेल कैरियर होगी, तभी जो डॉटर आएगी वो क्या होगी, कलर ब्लाइंड। ठीक है, ये बातें याद रखनी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आगे। So color blindness is over. Next, these all are from the NCERT. So next is the hemophilia. तो NCERT की स्टेटमेंट सब थोड़ी समझ आ रही होंगी। Hemophilia. Hemophilia is again sex-linked recessive disorder. Sex-linked recessive disease है which shows its transmission from unaffected carrier mother to some of the male progeny. तो sex-linked recessive disorder है, ये क्या शो कैसे शो होता है, ट्रांसमिशन होता है from the unaffected carrier female unaffected carrier female, ठीक है, to some of the male progeny। तो unaffected carrier female से male progeny पे जो ट्रांसमिशन हम पढ़ने जा रहे हैं that we will study in the heading under hemophilia। आपने एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये ब्लड वेसल रप्चर हुई है और ब्लीडिंग हो रही है। In this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected। हीमोफीलिया में क्या होता है, सिंगल प्रोटीन, a single protein which is the part of the cascade protein। सिंगल प्रोटीन है जो किसका पार्ट है, कैस्केड प्रोटीन्स का पार्ट है, जो किसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड हैज बीन स्टडीड। तो जो सिंगल प्रोटीन है which is that is the part of the cascade protein which are involved in the clotting of blood is affected। ठीक है, वो सिंगल प्रोटीन जो है वो अफेक्ट होती है, जो कि पार्ट क्या है, कैस्केड प्रोटीन्स का। आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल बाय ए सिंपल कट, हीमोफीलिया में क्या होता है, एक सिंगल प्रोटीन है विच इज द पार्ट ऑफ द कैस्केड प्रोटीन इज अफेक्टेड, वो अफेक्ट हो गया। अब उसके अफेक्टेड होने से क्या होगा, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है दैट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग इवन इफ ही इज अफेक्टेड फ्रॉम ए माइनर कट। अगर माइनर सा कट लग जाता है तो उसका जो इंडिविजुअल है उस पर क्या होगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। अगर उसके कट लग गया, कोई इंजरी होगी, तो हम क्या होता है, थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, क्लॉट मतलब हमारी क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉट कब नहीं होगा, जब ये जो अफेक्टिव इंडिविजुअल है अगर इसके कोई कट लग जाता है तो ब्लीडिंग नॉन स्टॉप होगी, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, तो अल्टीमेटली बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा। सो हेट्रोजाइगस फीमेल, आप समझिएगा, हेट्रोजाइगस फीमेल है कैरियर फॉर हीमोफीलिया, हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया ट्रांसमिट दिस डिजीज टू द सन्स। जो हेट्रोजाइगस फीमेल होती है, ठीक है, हेट्रोजाइगस फीमेल होती है विच इज अ कैरियर, किसके लिए, हेट्रोजाइगस फीमेल है विच इज अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया के लिए, दैट मे ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन्स। वो क्या करती है, डिजीज को ट्रांसमिट करती है सन्स में। ठीक है जी। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक, जो पॉसिबिलिटी है फीमेल्स की हीमोफिलिक होने की, दैट इज एक्सट्रीमली रेयर। ये जो पॉसिबिलिटी है कि हम कहते हैं फीमेल हीमोफिलिक होगी, ये बहुत रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, क्योंकि जो मदर है फीमेल की वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। देखिए ये जो पॉसिबिलिटी है फीमेल की, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल ऑफ बिकमिंग हीमोफिलिक, हम कहते हैं कि फीमेल जो है हीमोफिलिक है, ये जो पॉसिबिलिटी है होने की, ये कैसे, ये बहुत रेयर है। ठीक है, वुमेन हीमोफिलिक हो, ये बहुत रेयर है। ये क्यों है, बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल, जो मदर है फीमेल की, दैट हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, मदर जो है कैरियर होनी चाहिए और फादर क्या होना चाहिए, हीमोफिलिक, तभी जो है वुमेन है उसके चांसेस हैं हीमोफिलिक होने के। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज ए कैरियर ऑफ द डिजीज। देखिए अब इस डिजीज को ना रॉयल्स की डिजीज, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इसको क्यों रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि जो ये रॉयल फैमिलीज में ये डिजीज के डिटेक्शन हुई थी। जो फैमिली पेडिग्री है क्वीन विक्टोरिया की, उसमें ये बहुत बार हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स हुए, बहुत जनरेशन में हीमोफिलिक पेशेंट्स आए। क्यों हीमोफिलिक पेशेंट्स आए, बिकॉज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। ठीक है, क्योंकि जो फीमेल थी वो यहाँ पे क्या थी, कैरियर थी डिजीज की। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या है, दिस इज ए ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मैंने क्या कहा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सिकल सेल एनीमिया कौन सी है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। द ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर द कैरियर फॉर द डिजीज। तो ये क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ पार्टनर्स आर द कैरियर्स ऑफ द जीन। तो जब दोनों पार्टनर्स जो हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स जो हैं, जब वो कैरियर हैं, व्हेन बोथ आर द कैरियर ऑफ द जीन, कैरियर है जीन के, तब क्या होता है, आपका जो सिकल सेल एनीमिया की प्रोबेबिलिटी है। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। ये जो डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, ये कैसे कंट्रोल होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सिकल सेल एनीमिया है, ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ पार्टनर्स आर द कैरियर ऑफ द जीन, राइट। So out of the three possible genotypes, only homozygous individuals, सिर्फ जो homozygous individuals हैं, they show the disease phenotype। देखिए हम possibilities की बात करेंगे अभी। Out of the three possibilities, possible genotypes, जो possible genotypes हैं, उनमें से जो homozygous individuals हैं, HBS और HBS, जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, दे शो द डिजीज्ड फिनोटाइप। मतलब अगर आपका जीनोटाइप जो है HBS टाइप का है, तो जो आपका फिनोटाइप है दैट विल बी डिजीज्ड, वो डिजीज्ड होगा। हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस है,
हेट्रोजाइगस कौन सी कंडीशन हुई, HbA HbS, ये जीनोटाइप्स हो गए हेट्रोजाइगोट के, ठीक है। दे और ये क्या होते हैं, दे अपीयर अपेरेंटली, ये अनअफेक्टेड रहते हैं। अगर जीनोटाइप ये है HbS HbS है तब तो डिजीज्ड होगा पेशेंट, पर्सन विल बी डिजीज्ड। अगर जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है HbA और HbS है तब क्या होगा, ही विल बी दैट पर्सन विल बी अनअफेक्टेड बट विल बी द कैरियर ऑफ द डिजीज, ठीक है जी, कैरियर होगा डिजीज का पर अफेक्टेड नहीं होगा। तो देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, thus exhibiting sickle cell trait। तो क्या है यहाँ पे 50% चांसेस हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन HbA HbS जो है, ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसमें क्या है 50% चांसेस हैं कि जो म्यूटेंट जीन है वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर होगा, पता लग गया होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है। नाउ अब ये कि सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलाइन अमाइनो एसिड एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये क्या है, क्या मतलब है इसका, अगर आपने उसको पढ़ा हो हीमोग्लोबिन का कभी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है उसमें 2 अल्फा जीन्स होते हैं और 2 बीटा जीन्स होते हैं। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। और ये डिफेक्ट कैसे, हाउ दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड, कैसे होता है डिफेक्ट, क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सपोज ये ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है एट 6th पोजीशन, ग्लूटामिक एसिड क्या है, अमाइनो एसिड है, ये प्रेजेंट है एट 6th पोजीशन पे, ठीक है, 6th पोजीशन पे प्रेजेंट है ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो सब्स्टिट्यूशन होता है इस अमाइनो एसिड, जो ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है 6th पोजीशन पे है बीटा ग्लोबुलिन चेन में, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, इसकी कोई और जगह ले लेता है, कौन लेता है, वेलाइन अमाइनो एसिड। व्हेन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड इज डन by the valine at the 6th position of the beta globulin chain, then sickle cell anemia occurs, right? तो इससे क्या होता है फिर जब ऐसा हो जाए कि ग्लूटामिक एसिड है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए, रिप्लेस हो जाए बाय वेलाइन अमाइनो एसिड एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन से, तो क्या होगा, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो चेंज हो जाएगा। तो जो आपका चेंज हुआ हीमोग्लोबिन क्या करेगा, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। तो जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, दैट अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। तो आपका ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये पॉलीमराइजेशन में चला जाएगा, इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन thus causing the change in the shape of RBCs। आपका जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है that will undergo polymerization under low oxygen tension and causes the change in the shape of RBCs। तो ये RBCs कैसे हो जाते हैं, देखिए जरा, हमने RBCs आज तक ऐसे देखे हैं, ऐसे ही देखे ना बाइकनकेव से RBCs, तो ये कैसे हो जाते हैं, दे बिकम सिक्कल शेप्ड। सिक्कल आप जानते हैं ना, जो हमारे ये इसके एग्रीकल्चर में टूल है, एक एग्रीकल्चर टूल है सिक्कल, जिससे कि हमारी फसल काटी जाती है, तो वह RBCs बिल्कुल सिक्कल शेप के हो जाते हैं, ठीक है। तो सिक्कल सेल एनीमिया आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया, phenylketonuria, it is also the inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait। ये भी क्या है, आपका autosomal recessive trait है, ये sex linked recessive trait
नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इट लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है आपका, उसमें क्या है, एंजाइम नहीं होता। अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। तो ये क्या करता है, जिस पर्सन को फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उसमें क्या होगा, वो एंजाइम नहीं होगा जो कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। ये समझ लगी बात। ये कुछ मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, तो आपने ये याद रखना है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया अफेक्टेड पर्सन जो है, दैट लैक्स द एंजाइम दैट कन्वर्ट द फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, राइट। बहुत सिंपल दे रखा है एनसीईआरटी में, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए इसमें। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेट्स। मैंने कहा कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उसमें क्या है, एंजाइम नहीं है जो कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। तो क्या हो गया, जब वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ फिनाइल एलानिन, व्हेन इट इज नॉट कन्वर्टेड देन इट विल बी एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर अक्यूमुलेट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट्स डेरिवेट्स में। ठीक, अक्यूमुलेट, अगर इसके फिनाइल पायरुविक एसिड की, ये जो अक्यूमुलेशन हम बात कर रहे हैं फिनाइल एलानिन की, अगर ये ब्रेन में हो जाए तो दैट रिजल्ट्स इन द मेंटल रिटार्डेशन। पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो जाता है अगर अक्यूमुलेशन हो जाए फिनाइल एलानिन की, या अक्यूमुलेशन हो जाए इसकी फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की, तो पेशेंट को क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। These are also excreted through urine because of its poor absorption by the kidney। ये जो हमने बात की अभी फिनाइल एलानिन पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की, तो ये सारे दे आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, क्योंकि किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं बाय द यूरिन। थैलेसीमिया, दिस इज आल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ना डिजीजेस की, इसको आपने कैटेगराइज कर लेना। मैंने जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस पढ़ाई हैं वो कौन सी हैं, और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस कौन सी हैं। तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज जो है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड। जब दोनों पार्टनर्स अनअफेक्टेड हैं तब आपकी ये डिजीज जो है ये सेक्स ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड डिजीज ट्रांसमिट होती है। कैरियर, अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन और हेटेरोजाइगस, क्या मतलब हुआ इस बात का। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। वन थिंग क्लियर, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन, दोनों पार्टनर्स जो हैं अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन है। ठीक है, जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। तो थैलेसीमिया को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मैंने बताया अभी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स। तो उनके अकॉर्डिंगली थैलेसीमिया ब्लड डिजीज को, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब थैलेसीमिया में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ए ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड इन ए थैलेसीमिया। देखिए ए थैलेसीमिया में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ए ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, whereas in B thalassemia production of B globin chain is affected। A thalassemia में production of A globin chain is affected, B thalassemia में production of
बी ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ द चेन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये जो डिजीज है उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो। ए थैलेसीमिया, ए थैलेसीमिया किससे कंट्रोल्ड होता है? ए थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HbA2। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो थैलेसीमिया है, ए थैलेसीमिया, ये कौन कैसे कंट्रोल्ड होता है? ए थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स है HbA1 एंड HbA2, HbA1 and HbA2 on the chromosome 16 of each parent, and it is observed due to a mutation or deletion of one or more of the 4 genes। जो ए थैलेसीमिया है ये किससे कंट्रोल्ड है? बाय द क्लोजली लिंक्ड HbA1 जीन से, और HbA2 ऑन द क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम पे ऑफ ईच पेरेंट। 16 क्रोमोसोम जो है ईच पेरेंट का, उसके उस पे जो क्लोजली लिंक्ड HbA1 और HbA2 जीन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं थैलेसीमिया ए को। और ये कैसे ऑब्जर्व होता है? इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और 4 जीन्स। तो आपको ये ऑब्जर्व होता है ड्यू टू द म्यूटेशन, म्यूटेशन जब होती है 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स में। द मोर ऑफ जीन्स अफेक्ट्स द लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। जितनी ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड होंगे, जितने ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड होंगे उतने लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, राइट? बी थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन HBB। तो जो बी थैलेसीमिया है उसको कौन कंट्रोल करता है? सिंगल जीन कंट्रोल करता है HBB। ऑन किस पे ऊपर प्रेजेंट है? ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन्स। ये याद रखना पड़ेगा कि जो बी थैलेसीमिया है ये किसके साथ कंट्रोल्ड है? HBB जीन्स के साथ। कहाँ प्रेजेंट है? ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन्स। थैलेसीमिया, अब हाउ थैलेसीमिया इज डिफरेंट फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया? थैलेसीमिया इज डिफरेंट फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया in that a quantitative problem of synthesizing। देखिए मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात की थी। हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स, उसकी बात की थी। तो ये कैसे डिफरेंट है सिकल सेल एनीमिया से? एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू मच ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो क्या है यहाँ पे? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग टू मच ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, जो है उनकी जो सिंथेसिस है उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें यहाँ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है वहाँ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्ट फंक्शनिंग ग्लोबिन। तो बस यही आपने याद रखना है कि वहाँ पे क्वांटिटेटिवली प्रॉब्लम है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्रोमोसोमल डिजीजेस, ठीक है जी। अब तक हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो किससे होते हैं? विच आर ड्यू टू द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोसोम्स के कारण होंगे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है दे आर ऑन द अदर हैंड आर ड्यू टू द एब्सेंस, एक्सेस or abnormal arrangement of one or more chromosome। Chromosomal disorders are due to the absence, या तो है ही नहीं, या एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, या फिर क्या है? abnormal नंबर है। इन 3 कंडीशंस, ये जो 3 कंडीशंस अगर क्रोमोसोम्स पे हैं तो क्या होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम कॉल्ड एनियोप्लॉइडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्लॉइडी की टर्म्स है। तो इसमें अब क्या है? मैंने कहा
कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ, जब सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है आपका, जब सेल डिवाइड करता है तो जो क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो जाता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और जब क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तो क्या होता है, या गेन होता है या लॉस होता है क्रोमोसोम्स का, जिसे कहते हैं एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो पता होना चाहिए कि द गेन और द लॉस ऑफ क्रोमोसोम व्हेन विच इज ड्यू टू द which is due to the failure of the segregation of chromatids, जब फेलियर होता है, सेग्रीगेशन होता है क्रोमैटिड्स का, ठीक है, जब फेलियर हो जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तो क्या होता है, हमारे पास एनियोप्लॉइडी आती है। एनियोप्लॉइडी क्या है, लॉस और द गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। मैंने कहा था कि एबनॉर्मल, अगर एबनॉर्मल क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है तो उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। एग्जाम्पल देखो, डाउन्स सिंड्रोम बहुत पूछा जाता है। डाउन्स सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम्स की, जिसे कहते हैं 21 क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम 21। सिमिलरली टर्न सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम जो है दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखिए यहाँ गेन होगा क्रोमोसोम्स का, यहाँ लॉस होगा क्रोमोसोम्स का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, यहाँ एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अगर तो डाउन सिंड्रोम है तो क्या होगा, गेन होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 का। अगर टर्नर्स सिंड्रोम है तो क्या होगा, लॉस होगा एक्स क्रोमोसोम का। ठीक है जी। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, देखिए अब ये ना सेल, हम बात कर रहे हैं कि जब सेल डिवाइड करता है तो साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड करता है। जब फेलियर हो जाती है साइटोकाइनेसिस की आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जो फेलियर होता है साइटोकाइनेसिस का आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या है साइटोकाइनेसिस, क्या है टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ये हम सेल डिवीजन का चैप्टर जब अपना लेक्चर लेंगे तब उसमें एक्सप्लेन होगा। दैट इसमें जब फेलियर होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता एट द टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन एन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो उससे क्या होता है, जब फेलियर होता है साइटोप्लाज्म का एट द टेलोफेज स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तो क्या होता है, दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द होल सेट, इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स इज एनियोप्लॉइडी एंड इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज पॉलीप्लॉइडी। दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। ये कंडीशन प्लांट्स में देखी गई है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 46, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ट्वेंटी थ्री में से जो 22 पेयर्स हैं वो तो है ऑटोसोम्स, और जो 1 पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम। ये जो 23 पेयर्स हैं इसमें से 22 पेयर्स जो हैं ये तो है ऑटोसोम्स, दीज आर ऑटोसोम्स, और ये जो 1 पेयर है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। समटाइम्स दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, कई बार क्या होता है कि एडिशनल कॉपी जो है क्रोमोसोम की दैट मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मे लैक एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है, कई बार एक कॉपी ऐड भी होती है और एक 1 कॉपी इज इंक्लूडेड इन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और 1 जो क्रोमोसोम्स है और इट में जो इंडिविजुअल है इट में लैक एनी क्रोमोसोम। मतलब एक पेयर क्रोमोसोम का ऐड भी हो सकता है और एक पेयर जो है वो उसकी लैकिंग भी हो सकती है क्रोमोसोम्स में। These situations are known as ट्राइसोमी। इसको ट्राइसोमी कहते हैं, मोनोसोमी और फिर क्रोमोसोमी कहते हैं।
ट्राइजोमी कहते हैं इसे, और मोनोजोम ऑफ ए क्रोमोजोम रिस्पेक्टिवली। सच ए सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस, तो ऐसी सिचुएशंस जब आती हैं जब लैक ऑफ क्रोमोजोम होता है या एडिशन ऑफ क्रोमोजोम होता है, तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं इंडिविजुअल में। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, डाउन सिंड्रोम डिस्कस करेंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें हम, टर्नर सिंड्रोम, दीज आर द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं। डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम क्या है? द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो डाउन सिंड्रोम है, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोमल नंबर 21। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, इस क्या है, इसमें कॉज ऑफ, इसका क्या कारण क्या है डाउन सिंड्रोम का? द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ ए एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21, सॉरी, कि यहाँ क्या प्रेजेंस होती है? प्रेजेंस ऑफ ए एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, कौन सा? क्रोमोसोम 21। ये डिसऑर्डर किसने डिस्क्राइब किया था? लैंगडन डाउन ने, इसीलिए इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 1866 में उसने इसे डाउन सिंड्रोम का पर्सन कैसा होता है? शॉर्ट होता है। देखिए पिक्चर देखो, जो डाउन सिंड्रोम का इंडिविजुअल होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, विद स्मॉल राउंड हेड, राउंड सा हेड होता है, फरो टंग होती है, पार्शली ओपन माउथ, पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम सीज। देखिए जरा, इस तरह का होता है डाउन सिंड्रोम का पेशेंट विद कैरेक्टरिस्टिक पाम की। फिजिकल, साइकोमोट्रिक एंड मेंटल डेवलपमेंट है इसकी, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्ड हो जाती है। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का भी रिजल्ट क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसका पेशेंट कैसा होता है? डाउन सिंड्रोम का पेशेंट कैसा होता है? शॉर्ट स्ट्रेचर्ड, और शॉर्ट होता है, स्ट्रेचर्ड होता है, विद स्मॉल राउंड हेड होता है, फरड टंग होती है, पार्शली ओपन माउथ होता है, पाम इसके ब्रॉड होते हैं। तो इस तरह से ये और इसकी फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड होती है। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे सिम्टम्स। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, द जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। देखिए ये जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, द जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47। तो यहाँ पर भी क्या है? additional copy है, additional copy है X chromosome की, additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47। तो यहाँ भी क्या होगी? additional copy होगी क्रोमोसोम की, resulting into a karyotype of 47। तो ऐसा इंडिविजुअल कैसा होगा? मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगी, फेमिनाइन डेवलपमेंट होगी, फेमिनाइन डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और आपके इसके जो इंडिविजुअल्स हैं ये सारे क्या होते हैं? ऑलमोस्ट स्टेराइल। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। टर्नर सिंड्रोम, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या है? एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो कितने हो गए? 45 विद XO। सच ये फीमेल स्टेराइल होती हैं, इनकी ओवरीज रूडिमेंट्री होती हैं बिसाइड अदर फीचर्स, और इनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो आप इससे देख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक, ये याद करने पड़ेंगे। सो टुडे इन दिस लेक्चर I have discussed with you all the Mendelian disorders, all the chromosomal disorders. These are the NCERT statements which I have discussed with you. What I want that you must understand, आप इसको समझो,
सभी को कॉपी में नोट करो, एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो, इनको लर्न करने की कोशिश करो। डायग्राम मैंने इसमें आपके साथ शेयर किए हैं, उन डायग्राम्स के साथ सिम्टम्स को लर्न करो, राइट। और बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा मेरा, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, विच इज़ द चैप्टर 5 of class 12th biology. Thank you.